नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौसम के बदलते मिजाज के साथ। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। देहरादून और आसपास के कई इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हो गई। 2 जनवरी से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी जारी है। 6 जनवरी को मौसम साफ होने की उम्मीद है, लेकिन लगातार मौसम विभाग ये अपडेट देता चला जा रहा है कि आखिर कितना बदलाव अभी मौसम में होना बाकी है। उत्तराखंड में अभी ठंड जारी रहेगी क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर भी जारी है। 2 जनवरी से प्रदेश में ठंड और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही है। हालांकि उम्मीद ये है कि 6 जनवरी तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, बारिश होगी, बर्फबारी रहेगी और इस कड़ाके की ठंड का सामना लोगों को करना पड़ेगा। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि 6 जनवरी के बाद मौसम साफ हो सकता है। 6 जनवरी के बाद मौसम साफ होने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले जो लोग हैं वो बारिश और बर्फबारी से परेशान हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो आवागमन है उस पर भी प्रभाव पड़ा है और लोगों का जीवन। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ जहां बर्फबारी का लुत्फ उठाते लोग नजर आ रहे हैं तो वहीं स्थानीय लोगों के लिए कुछ परेशानियां हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित काला फोन लाइन पर हमारे साथ है, ज्यादा अपडेट उनसे लेंगे। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, मौसम विभाग ने साफ कर दिया 6 जनवरी तक अभी कड़ाके की ठंड रहने वाली है। किस तरह के जो है आसपास के अगर क्षेत्रों पर नजर डालें, किस तरह का माहौल नजर आता है अंकित? मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो कहीं ना कहीं सच साबित हुई है और पहाड़ी जनपदों में अच्छी बर्फबारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो मैदानी इलाके वहाँ पर भी जो बारिश का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है और राजधानी देहरादून में भी सुबह अच्छी बारिश हुई है, जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की जो पहले भविष्यवाणी है उसमें 5 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी करा है अर्चना, जिसमें हमारा जो उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये वो तमाम जिले हैं जहां पर की भारी बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। इसके अलावा 4 जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो आने वाले समय में और भी ज्यादा जो ठिठुरन है वो काफी हद तक बढ़ सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के पर्यटकों के हिसाब से देखें तो पर्यटक अच्छी संख्या में उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं और जो हमारे पर्यटक स्थल है वहाँ पर पर्यटकों की तादाद जो है काफी संख्या में दिख रही है, जिसमें मसूरी, हमारा औली, नैनीताल, ये वो तमाम क्षेत्र हैं जहाँ पर की पर्यटक अच्छी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन कुछ एक जो स्थान है जहाँ पर की स्थानीय लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अर्चना, ठीक है अंकित, शुक्रिया आपका जानकारी के। खबरों में आगे बढ़ते एक और बड़ी जानकारी। मसूरी में देर रात को हुई बारिश, सुबह के समय हल्के बादल छाए रहे, तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। आज भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने पहले से ही पूर्वानुमान लगा दिया कि अभी भी जो बारिश है वो लगातार रहेगी। अगले 24 घंटों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। ये पूरा अपडेट आपको दे रखे हैं। हालांकि सुबह से हल्के बादल छाए रखे और बारिश की भी उम्मीद जताई जा रही है। उसी के साथ तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से और बर्फबारी की वजह से जो है तापमान में गिरावट आई है। जाहिर सी बात है कि तापमान जो है पारा लुढ़कने की वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। आज फिर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई। मसूरी में बादल जो है मौसम का मिजाज बदलता नजर आया। तो हमारे साथ संवाददाता सुनील फोन लाइन पर है, उनसे भी जानकारी लेंगे। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का आसपास का माहौल, कितनी ठंड, लोगों का क्या कुछ कहना? सुनील जी देखिए, अगर बात करी जाए तो मसूरी में बारिश शुरू हो चुकी है। तापमान में भारी गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है और जिस हिसाब से मौसम विभाग ने पूर्व में अनुमान जताया था कि आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होगी, तो बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है और इससे जो तापमान में गिरावट है उससे लोगों का हाल बेहाल है क्योंकि ठिठुरन बढ़ गई है और खासकर जो गरीब और मजदूर तबका है उसको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मसूरी में जो नगर पालिका प्रशासन है वो अलाव की व्यवस्था शाम को करता है। ऐसे में जो सुबह और दिन का समय है वो काफी दिक्कत भरा होता है यहाँ मजदूरों के लिए। जी ठीक है, शुक्रिया सुनील आपका जानकारी के लिए। तो लगातार ठंड बढ़ रही है और मसूरी में देर रात बारिश हुई है और मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी 6 जनवरी तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा।
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया संग खुली बहस के लिए वो नहीं पहुंचे, जिस पर सिसोदिया ने कहा कि अब विश्वास हो गया कि उत्तराखंड में जीरो वर्क है। केजरीवाल बनाम उत्तराखंड सरकार मॉडल पर खुली बहस के लिए सोमवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया देहरादून स्थित ऑडिटोरियम पहुंचे। मनीष सिसोदिया ने ऑडिटोरियम IRDT ऑडिटोरियम में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का करीब 40 मिनट तक इंतजार किया, जिसके बाद मनीष सिसोदिया चले गए। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि मदन कौशिक के न आने से ये तो साफ हो गया कि अगर सरकार ने कुछ काम किया होता तो वो सामने आकर बताते। उन्होंने कहा है कि भारत की संस्कृति चुनौती का सामना करने वाली है, जबकि भाजपा की संस्कृति चुनौती देकर भाग जाने की है। जिसके बाद मनीष सिसोदिया डोईवाला के पास जीवनवाला लाल तप्पड़ में एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने भी पहुंचे। खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से जानकारी। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय अस्पताल में भर्ती। कोरोना संक्रमित होने के बाद दून अस्पताल में भर्ती कराए गए। रविवार को उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी और सिटी स्कैन में किशोर उपाध्याय के फेफड़ों में भी हल्का संक्रमण मिला है। बुखार और हल्की खांसी की भी शिकायत बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। अस्पताल में भर्ती है किशोर उपाध्याय। हालांकि पूरी तरह से जो है उनकी रिपोर्ट, उनकी जांच, तमाम चीजों पर नजर है और अब उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि सिटी स्कैन जब करवाया गया तो उनके फेफड़ों में हल्का संक्रमण मिला है, जिसके चलते उनके स्वास्थ्य पर जो है पूरी नजर है और पूरी टीम काम कर रही है। बुखार और हल्की खांसी की भी शिकायत जताई जा रही है। अब कोरोना अपडेट आपको दे दें। उत्तराखंड में सोमवार को 301 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 92,000 के पार पहुंच गई। राज्य में अब तक 92,112 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में सोमवार को 695 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए और अब तक 85,400 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 92% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल कोरोना के कुल 3,966 एक्टिव केसेस हैं। राज्य में सोमवार को 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, तो अब तक 1,535 संक्रमित मरीज कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो कोरोना को लेकर ये पूरा अपडेट। देवभूमि में कोरोना ने तांडव मचाया हुआ है। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, नए केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि राहत भरी बात यह है कि 92% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, यानी कि रिकवरी रेट अच्छा है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए जरूरी है सतर्क रहना, सावधानी बरतना, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना, क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण हमारे बीच से गया नहीं, अभी कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है। इसीलिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है और सावधानी बरतने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी, उसी के साथ घर से निकलते हुए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। बस यही गाइडलाइंस जिनका पालन कर इस संक्रमण से बचा जा सकता है, दूरी बनाकर इस संक्रमण से रखी जा सकती है। कोरोना अपडेट पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रमोहन फोन लाइन पर हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। चंद्रमोहन, आपसे जानना चाहेंगे, हर दिन देखा जा रहा है उत्तराखंड में आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या वजह सामने आ रही है? क्या लापरवाही बरत रहे हैं लोग? चंद्रमोहन, देखिए, फिलहाल जो प्रोटोकॉल लोगों द्वारा फॉलो किया जा रहा है वो उस तरह से तो नहीं किया जा रहा है जिस तरह से पहले लॉकडाउन में लोगों ने जिस तरह से कोरोना का जो प्रोटोकॉल था उसको फॉलो करने में सक्रियता दिखाई, जागरूकता दिखाई। अब उस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलती। जाहिर तौर पर तमाम चीजें खुल गई हैं, अब मूवमेंट बहुत ज्यादा लोगों का हो रहा है। दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, अनेक माध्यमों से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, प्लेन से आ रहे हैं। इसी तरह जिलों में भी काफी मूवमेंट अब होने लगी है, तो तमाम चीजें अब सामान्य हो गई हैं। अब अगर प्रोटोकॉल आप फॉलो भी करते हो, अगर सोशल डिस्टेंसिंग, इतने लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक गली में खड़े नहीं हो सकते, तो इस तरह की स्थिति बनती है। जो नियम नए हैं उनके अकॉर्डिंग ज्यादा भीड़ भाड़ का जो इलाका है, अगर मार्केट में सीमित संख्या तय नहीं की गई है कि कितने लोग खरीदारी करेंगे, तो बिल्कुल उस तरह जो है जब लोग संपर्क में आते हैं तो जाहिर तौर पर संख्या बढ़ेगी और लगातार संख्या बढ़ रही है। उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो 92,000 से ज्यादा संक्रमित मरीजों की अब तक पुष्टि हो चुकी है। कल भी 301 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई और नए संक्रमित मरीज तो सामने आ ही रहे हैं। जो डेथ रेट है वो भी लगातार बढ़ रहा है।
अब तक कुल 1535 लोगों की जान कोरोना से जा चुकी है। अगर कल की बात करें तो कल 8 लोगों की जान कोरोना से गई। अर्चना, देखिए चंद्रमोहन, 92,112 का आंकड़ा, यानी कि तकरीबन लाख तक ये संख्या पहुंच जाएगी। तो इसको लेकर क्या कुछ जो है प्रदेश सरकार नियम दे रखी है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं खामियां हैं तो उनको दुरुस्त करना जरूरी। इसी तरह से आंकड़े बढ़ते चले गए तो पूरा प्रदेश कोरोना की चपेट में होगा। चंद्रमोहन, देखिए अभी पिछले दिनों एक एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें जिला अधिकारियों को ये अधिकार दिया गया था कि आप नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन, कुछ इस तरह की स्थिति आपको लगती है जिले में करनी, जिले का कुछ भाग ऐसा लगता है कि वहां पे बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और आगे भी इस तरह की संभावना बनती है, तो आप अपने स्तर से फैसले ले सकते हैं। और पिथौरागढ़ की नगर पालिका में लॉकडाउन लगाया भी गया है। और इसी तरह अगर दूसरे किसी जिले में इस तरह की स्थिति देखते हैं जिलाधिकारी, तो वो अपने स्तर से फैसले ले सकते हैं। ये अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है। और नई जो गाइडलाइन थी उसमें जो पुराने जो नियम थे, चाहे वो गैदरिंग को लेकर हो या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो या पूरा जो प्रोटोकॉल हो कोरोना को, वो उसको यथावत काफी हद तक रखा गया था। क्योंकि अब लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, तो उसको 31 जनवरी तक उस प्रोटोकॉल को ही आगे बढ़ाया गया और अब उसी अकॉर्डिंग जो है नियम लागू है प्रदेश भर में। जिला अधिकारी अपने स्तर से फैसले ले सकते हैं। एक बड़ा बदलाव जो है, अगर वो देखते हैं कि ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है एक इलाके में, पर्टिकुलर इलाके में, तो वो अपने स्तर से फिर फैसला ले सकते हैं। अर्चना, शुक्रिया चंद्रमोहन आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में नए साल की शुरुआत से ही बेरोजगारी पर हंगामा शुरू हो गया। किसान आंदोलन ने पहले ही सरकार की नींद उड़ा रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी वर्ष में त्रिवेंद्र सरकार की चिंता बेरोजगारी के मुद्दे पर और बढ़ गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से सरकार के 7 लाख लोगों को रोजगार के दावे को झूठा बताया गया। हरदा का यह कहना है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के राज में 32,000 युवाओं के हाथों को रोजगार दिया गया था, जबकि मौजूदा त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में अब तक केवल 3100 पदों पर ही बमुश्किल भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाई है। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में बेरोजगारी पर सियासत गरमाई, क्या अफसरों ने सरकार की फजीहत कराई? बेरोजगारी पर हरीश रावत का गुस्सा फूटा, बोले 7 लाख रोजगार देने का दावा झूठा। उत्तराखंड में मिशन 2022 के तैयारों में जुट सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ही सरकार की नींद किसान आंदोलन ने उड़ा दी थी। अब उत्तराखंड में बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासत गरमा गई है, जिससे सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रोजगार को लेकर त्रिवेंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे वादे को झूठा करार दिया। हरदा का दावा है कि मौजूदा त्रिवेंद्र सरकार ने अब तक केवल 3,100 पदों पर ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 32,000 लोगों को स्थायी एवं अस्थायी रोजगार दिए गए। हरदा का दावा है कि वो विभागवार इन नियुक्तियों का आंकड़ा दे सकते हैं। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने अब तक की सरकारों में हुई नियुक्तियों का आंकड़ा रखा है। हरीश रावत के मुताबिक एनडी तिवारी की सरकार में 17,000, उसके बाद बीजेपी सरकार में 9,000 नियुक्तियां, इसके बाद 2012 से 2017 में 32,000 लोगों को नौकरियां दी गईं। त्रिवेंद्र सिंह जी ने कह दिया मैं गैरसैंण में 25,000 करोड़ खर्च करूंगा, तो हमने उसको पचा लिया। लेकिन अब जब ये बात आने लगी कि 7 लाख लोगों को नौकरी दे दी, 7 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे दी, तो ज़रा सा इसको पचाना, ये मामला ऐसा है जो हजम नहीं हुआ मुझे। तो इसलिए मैंने एक ब्यौरा जारी कर दिया कि नारायण दत्त जी के कार्यकाल में 17,000 कुछ ज़्यादा है, खंडूरी जी और निशंक जी का यदि मिला करके देखें तो 9,000 के करीब है, करीब 9,000 पूरा नहीं है। और खैर बहुगुणा जी के कार्यकाल में कुछ कोशिशें हुई, कुछ वहाँ भर्तियाँ हुई विधानसभा में, लेकिन और मेरे कार्यकाल में 32,000 लोगों को नौकरियां जिसको कहते हैं। इस मामले में सत्ताधारी दल बीजेपी ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष खजान दास का कहना है कि हरीश रावत की ओर से बताए जा रहे आंकड़े फर्जी हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में जो भर्तियां हुई वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं।
इस दौरान उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार की ओर से अब तक 7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है। कांग्रेस की ओर से सरकार के इस दावे पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की जा रही है। माननीय हरीश रावत जी बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही पुराने लीडर भी हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और लंबे समय तक सांसद रहे हैं। परंतु इस तरह से हल्का स्टेटमेंट देना, जो मैंने पढ़ा उनका स्टेटमेंट कि हमने इतना रोजगार दिया है, 40,000 रोजगार की बात कर रहे हैं, किंतु अपने कार्यकाल में मात्र 4,000 रोजगार भी उन्होंने नहीं दे पाए और जो दिए भी होंगे वो भ्रष्टाचार हुआ, व्यापक भ्रष्टाचार हुआ उसमें। इसलिए जो उनका वो स्टेटमेंट है रोजगार देने की जो बात की है उसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। 50 बार कह चुका हूं कि राज्य में पिछले 4 वर्षों में कितने बेरोजगार नौजवानों को स्थायी तौर पे, अस्थायी तौर पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, लेबर में जो भी आपने काम दिया उनके हाथ को, आप आंकड़ा तो पेश करो। अब ये आंकड़े हवाई कि ठेली वाले को 10,000 रुपये दे दिया वो भी रोजगार हो गया, पकौड़ा तलने के लिए दे दिया 20,000 रुपये वो भी रोजगार हो गया। ये रोजगार थोड़ी है। ई रिक्शा वाला जिनको आपने इतना प्रताड़ित किया वो भी आपने रोजगार में जोड़ा हुआ है। इन सब के बीच उत्तराखंड में सरकारी महकमे ही बेरोजगारों के साथ छलावा करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल राज्य में सरकारी विभाग रिक्त पदों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर फॉर्म तो भरवा रहा है, लेकिन परीक्षा से ऐन पहले पदों की संख्या में कटौती भी कर रहा है। हाल ही में कृषि अधिकारी के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। इसके लिए रिक्त पदों की संख्या 280 बताई गई, लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले संख्या घटाकर 150 कर दी गई। यही हाल वन दरोगा भर्ती में देखने को मिला। इसमें आवेदन के वक्त रिक्त पद 316 बताए गए, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि इन पदों की संख्या घटाकर 39 करने की योजना है। इसके चलते बेरोजगारों में आक्रोश है, वो उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में लगातार बेरोजगारी की जो दर है वो बढ़ती जा रही है और मौजूदा समय के हालातों की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश में स्थिति फिलहाल खराब हो चुकी है। बेरोजगार लगातार परेशान होता जा रहा है। अभी अगर मैं हाल की बात करूं तो जो सहायक कृषि अधिकारी के फॉर्म निकले थे और जो वन दरोगा के फॉर्म निकले थे उसके रातों रात इन्होंने क्या किया कि पद घटा दिए। वन दरोगा के 316 से सीधे 39 पद कर दिए और सहायक कृषि अधिकारी के इन्होंने 280 से 130 पद कर दिए। अब बेरोजगार भटक रहा है, जाए तो जाए कहाँ जाए, किससे गुहार लगाए। तो बेरोजगार मंच हम लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और आगामी हम सरकार को चेतावनी भी देते हैं, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो इससे बड़ा हम प्रदर्शन करेंगे, जो कहीं ना कहीं जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, त्रिवेंद्र सरकार की होगी। कुल मिलाकर देवभूमि में चुनावी दंगल से पहले बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासत होना लाजमी है। सरकारी महकमों की ओर से रिक्त पदों में की जा रही कटौती बेरोजगारों के दर्द पर नमक छिड़कने जैसा है। अब देखना होगा कि चुनावी वर्ष में सरकार इन सब चुनौतियों से कैसे निपटती है। देहरादून से चंद्रमोहन और किशोर रावत के साथ अंकित काला, हिंदी खबर। तो वही किसानों के खिलाफ फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करना उस वक्त उल्टा पड़ गया जब दर्जनों किसानों ने चिकित्सालय के सामने धरना शुरू कर दिया। बता दें, एक चिकित्सक द्वारा फेसबुक पर किसानों के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके नगर क्षेत्र के किसानों में गुस्सा भड़क गया। इसके चलते सैकड़ों किसानों ने क्लिनिक के बाहर जमकर नारेबाजी की और आरोपी चिकित्सक के विरुद्ध पुलिस से कानूनी कार्रवाई करने की मांग करने लगे। वहीं पर सूचना पर पहुंची पुलिस और क्षेत्रीय विधायक पहुंचे। आक्रोश को बढ़ता देख चिकित्सक द्वारा पुलिस के सामने किसानों से माफी मांगी गई, तब जाकर किसानों का धरना खत्म हुआ और मामला शांत हुआ। देखिए, गलती हर इंसान से हो जाती है। गलती हो जाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन ये थोड़ी सी ऐसी बात हुई है जो किसान नौजवान बच्चों को दिलों को छू गई। इसकी वजह से कुछ ये किसान बच्चे नौजवान यहाँ पर जमा हुए हैं और मैंने ये सोचा कि गलती तो हो गई और गलती उन्होंने मान ली, स्वीकार कर ली। अब उसके बाद कोई आगे बात नहीं बढ़नी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर खुद स्वयं भी आया हूँ और पुलिस भी यहाँ पर मैंने फ़ोन किया था, पुलिस भी आ गई है। और ये नौजवान बच्चे जो हैं वैसे समझदार हैं सारे, लेकिन एक दिल को छूने वाली एक बात हो गई, इसकी वजह से थोड़ा इनका यहाँ पर जाम वाम लगा है। ये सब लोग चले गए हैं, हट गए हैं और समझा भी दिया है मैंने। नारे वारे तो हर किस्म का आदमी हर किस्म के समय में होता है,
कभी कभी कोई आदमी खुश, कभी कोई नाराज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। इसी बीच ये बड़ी खबर रुड़की से आपको बता रखे हैं, प्लाईवुड बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। ये बड़ा अपडेट रुड़की से, जहां प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं, कई घंटों के बाद आग पर पाया गया काबू। रुड़की के प्लाईवुड बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। क्या वजह रखी, किस वजह से आग लगी है, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन काफी नुकसान हुआ है फैक्ट्री में आग लगने के कारण। प्लाईवुड बनाने की फैक्ट्री थी, जिसमें भीषण आग लग गई। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद कई घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रखे हैं, प्लाईवुड बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। ये तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा और कितनी भयानक आग है और कितनी भीषण आग लगी है। जाहिर सी बात है कि इससे आसपास जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को भी नुकसान हो सकता था, वहां पर मौजूद लोगों को भी नुकसान हो सकता था। हालांकि क्या वजह इसके पीछे की है, किस वजह से ये आग लगी है, उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। तो कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया। भीषण आग लगी है प्लाईवुड की फैक्ट्री में, तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। और हालांकि क्या वजह रही, शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर किसी ने जानबूझकर आग लगाई है या कोई और कारण इसका रहा, उसका अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन फैक्ट्री में आग लगने की वजह से काफी नुकसान हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ हैं, उनसे माफी चाहते हैं। राव हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। राव, आपसे जानना चाहेंगे, प्लाईवुड बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है, कितना नुकसान हुआ और क्या वजह रही, कुछ पता चल पाया अभी तक? राव जी, मैं आपको बता दूं, जो पूरा मामला है रुड़की के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र का है, जहां पर प्लाईवुड फर्नीचर फैक्ट्री में जो है अचानक जो है आग लग गई और फैक्ट्री में जो करोड़ों का सामान रखा था वो पूरी तरह से जल के जो है वो खाक हो गया है। सूचना के बाद जो है दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू पाया गया है। और आग लगने का जो कारण है वो जो है शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जिस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में यह आग लगी है तो आसपास की जो फैक्ट्री थी उसमें कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ था। जी ठीक है राव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मसूरी हड़क की माल रोड की व्यवस्था और यातायात को लेकर मसूरी कोतवाल के जरिए नगरपालिका अध्यक्ष और सभासदों के साथ बैठक की गई। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और सभासदों के जरिए कोतवाल को माल रोड की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर सुझाव दिए गए, जिसमें मसूरी माल रोड पर अनाधिकृत रूप से 2 पहिया वाहनों के संचालन और सड़क किनारे पार्किंग को लेकर ठोस कार्रवाई करने के सुझाव दिए गए। तो वहीं पर सड़क किनारे लग रही पटरियों को भी व्यवस्थित करने की वार्ता की गई। मसूरी कोतवाल देवेंद्र ने कहा है, माल रोड पर यातायात व्यवस्था के लिए नगर पालिका का सहयोग महत्वपूर्ण है। ऐसे में माल रोड में अनधिकृत रूप से हो रही पार्किंग, 2 व्हीलर संचालन और सड़क किनारे लग रही पटरी को लेकर नगर पालिका प्रशासन को ठोस नीति अपनानी होगी, जिससे कि माल रोड को सुव्यवस्थित किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि सामान बांटने वाले वाहनों के समय पूर्व में ही उसका समय तय कर दिया जाए। ऐसे में अगर समय के बाद वाहन माल रोड में नजर आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में माही जौनपुर फिल्म्स की हारुल प्यारो जौनपुर का विमोचन किया गया है। वीडियो में माही फिल्म के निर्माता महिपाल पवार और गायक देवेंद्र पवार ने हारुल प्यारो जौनपुर गीत के माध्यम से जौनपुर की लोक संस्कृति और पर्यटन और धार्मिक स्थलों के साथ जौनपुर के रीति रिवाज और बोली भाषा तानी नृत्य को वीडियो एल्बम के माध्यम से प्रदर्शित किया है। इस अवसर पर लोक गायक देवेंद्र पवार ने यह भी कहा कि हारुल प्यारो जौनपुर गीत के माध्यम से जौनपुर की लोक संस्कृति और वहां के रीति रिवाजों को गीतों के साथ एल्बम के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है, जिससे युवा पीढ़ियों को जौनपुर की संस्कृति से रूबरू करवाया जा सके। तो वहीं विलुप्त हो रही संस्कृति को संरक्षण के लिए कायम किया जा रहा है। देवेंद्र पवार ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड की संस्कृति क्षेत्र के अनुसार अलग अलग है, जिसको संरक्षित करने को लेकर सरकार लगातार काम कर
खबर बैरीनाग से है। पटवारी क्षेत्र पांखू के डाणू गांव में मारपीट और जान से मारने की धमकी के आरोपी को गिरफ्तार करने की रासव टीम पर आरोपी और उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से रासव टीम ने अपनी जान बचाई। नायब तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया है कि नायब तहसीलदार हिमांशु जोशी के उप निरीक्षक संजय रावत, मनीष बिष्ट, शिवेंद्र कुमार हल्की चोट उन लोगों को आई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार।